मानव जन्म में आज आपको बताया जाएगा कि नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं और उनका पार्ट का नाम। बस जरा सा ध्यान से देखिए, सारा चीज आपको समझ में आएगा। तो पहले नर जनन अंग तंत्र। नर में जनन अंग, जनन मतलब वो ऐसे अंग जिनके द्वारा नई संतान का निर्माण होता है, उन्हीं अंगों को जनन अंग कहते हैं। तंत्र माने पूरा सिस्टम, उसमें और कौन कौन से अंग है या वह कैसे काम करता है, उसके सारे अंगों का नाम। मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन सिस्टम। तो नर में जो जनन अंग हैं जिनसे नई संतान उत्पन्न होता है, उनको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है सहायक जनन अंग। लेकिन आपको यहाँ दो चीज बिल्कुल कंफर्म करना है कि जो नर जनन अंग होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्राथमिक जनन अंग, दूसरा भाग द्वितीयक जनन अंग, जो आपके सामने है। प्राथमिक जनन अंग में जो अंग आता है उसका नाम है वृषण, अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिस। और द्वितीयक जनन अंग, यहाँ लैंगिक अंग लिखा है या इसे जनन अंग भी कहेंगे। तो द्वितीयक जनन अंग को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला सहायक नलिकाएं और दूसरा है सहायक ग्रंथि। पूरा स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो समझ में आएगा। नर जनन अंग को दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग में केवल एक ही अंग आता है, उसका नाम है वृषण, इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। और द्वितीयक जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि। अब इसमें कौन कौन सी नलिका है जो सहायता करती है, उन नलिकाओं का नाम। पहला है रेड टेस्टिस, दूसरा है शुक्रवाहिका, तीसरा है अधिवृषण, चौथा है शुक्रवाहिनी। इसी रेशियो आपको इसको याद भी करना है नंबर से। पहले इसका नंबर आता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अगर ये नंबर से आप याद करेंगे तो वहां जब फिगर में आपको समझाया जाएगा तो सारी चीज समझ आएगी। तो सबसे पहले क्या आता है, रेड टेस्टिस आता है, दूसरे नंबर पर शुक्रवाहिका आती है, तीसरे नंबर पर अधिवृषण आता है और चौथे नंबर पर शुक्रवाहिनी आता है। ये चार वाहिकाएं हो गई। अच्छा, ग्रंथ में चलते हैं। सहायक ग्रंथि कौन कौन है, तीन होती है। पहला है शुक्राशय, यह भी एक ग्रंथि है, सहायक ग्रंथि है। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल, बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां, इसी का दूसरा नाम बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां। अच्छा, इतना चीज आपको पूरा समझ में आया होगा, क्या क्या नाम, कैसे कैसे भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब एक एक पार्ट को आपको बताते हैं। पहले एक हम वृषण, यहाँ चलते हैं। प्राथमिक जनन अंग में क्या है, वृषण। हमने एक वृषण का चित्र बनाया, इस पूरे भाग को कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। अब इसमें दो हैं, एक की आपको संरचना बताते हैं। इसको एक में जो एक वाला पार्ट है, ये पूरा फिगर बनाया गया है। इस एक में 1 2 3 4 ऐसे करके वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। कुल 250 वृषणीय पिंडक एक में पाए जाते हैं। 250 ये है वृषणीय पिंडक, ऐसे ऐसे 250 एक में पाया जाता है। यहाँ दो है तो एक में हम आपको करके दिखाए हैं। और एक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिका होती है। ये है शुक्रजन नलिका, ये शुक्रजन नलिका है। कितनी होती है, 1 से 3 होती है शुक्रजन नलिका। मतलब किसी किसी में 1 हो सकता है, किसी किसी में 2 या किसी किसी में 3, 3 से ज्यादा नहीं होगा, हो केवल 1 से 3 के ही बीच में होगा। और उसका क्या नाम है, शुक्रजन नलिका। ये है शुक्रजन नलिका। अच्छा, शुक्रजन नलिका के बीच बीच में से खाली स्थान, मतलब वृषणीय पिंडक में शुक्रजन नलिका 3 है। इसी के साथ साथ एक कोशिका और पाई जाती है, उस कोशिका का नाम है अंतराली कोशिका। ये ल है अंतराली कोशिका। कहाँ पाया जाता है, वृषणीय पिंडक में अंतराली कोशिका पाई जाती है और पाया जाता है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका 1 से 3 होती है। अच्छा, अब शुक्रजन नलिका को जरा और बारीकी से देखते हैं। अच्छा जी, ये जो अंतराली कोशिका होती है, जरा इसका काम देख लीजिए। जो यहाँ पाई जा रही है अंतराली कोशिका में नर हार्मोन्स होता है। नर हार्मोन्स, नर हार्मोन्स कौन होता है, एस्ट्रोएस्ट्रोजन,
टेस्टोस्टेरोन, ये लिखा है ना, ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन अन एंड्रोजन नाम है। ये हार्मोन्स पाया जाता है इसमें, नर में, पुरुष में ये हार्मोन्स होता है। अब मादा में एक हार्मोन्स निकलता है एस्ट्रोजन, ये मादा में हार्मोन्स निकलता है। कभी तो यही हार्मोन्स आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए नर हार्मोन्स है कि मादा हार्मोन्स है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है ये मादा में निकलता है, और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो किसमें, नर में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये अन एंड्रोजन, ये तो अंतराली कोशिका का काम। अच्छा, अब जरा इनसे मिलते हैं। इसमें एक और क्या है, शुक्रजन नलिका। ये है 3 शुक्रजन नलिका। एक शुक्रजन नलिका ये इस तरीके से है। अब इसको हम क्या यहाँ से बीच से काट देंगे। जब बीच से काट देंगे तो जैसे ये मार्कर है, इसको अगर हम बीच से काट देंगे तो ये इस तरह का गोलाई वाला हिस्सा दिखेगा। तो यही ये गोलाई वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको बीच से काटा गया है। जब काटेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा। इसमें 2 तरह की कोशिका होती है। इसमें दोनों तरह कोशिका हमने आपको दिखाया, एक तो गोले के रूप में दिखाया गया है और एक मल्टीप्लाई के सिंबल से। तो जो गोले वाली कोशिका उसका क्या, हमें शुक्रजन कोशिका उसे कहते हैं। और दूसरी जो कोशिका होती है सर्टोली कोशिका होती है। एक एक नाम अगर आपको दिमाग में आ जाए तो चाहे जैसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप बता लेंगे कि शुक्रजन कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो आपको मालूम है कि शुक्रजन नलिका कैसे में पाई जाएगी, इसमें शुक्रजन नलिका में पाई जाती है शुक्रजन कोशिका। ये नलिका है, ये कोशिका है। और दूसरा होती है सर्टोली कोशिका। अच्छा, सर्टोली कोशिका का काम क्या है? सर्टोली कोशिका का काम क्या है? शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। किससे? शुक्रजन नलिका से निर्माण होता है शुक्राणु का। और जो सर्टोली कोशिका होती है, ये सर्टोली कोशिका इन्हीं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। मतलब खाने पीने की, उनको धीरे धीरे विकसित होने के लिए जो चीजें आवश्यकता होती है वो कौन देता है? सर्टोली कोशिका देती है। किसको? शुक्राणु को। और शुक्राणु कहाँ बनता है भैया? शुक्रजन कोशिका से बनता है। और शुक्रजन कोशिका है कहाँ? इसमें, शुक्रजन नलिका में। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज आपको याद हो जाएगी पूरी से कहानी की तरह। दूसरा, अब जरा ये तो आप यहाँ देखिए इसको, ये इसको बताना है अभी। रीड टेस्टिस, जब यहाँ इस नलिका में, ये शुक्रजन नलिका यही है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। जब शुक्राणु बन जाते हैं तब वो निकलते हैं। तो सबसे पहले जिस नली में वह जाते हैं उस नली का नाम है रीड टेस्टिस। लिखा है रीड टेस्टिस। इसीलिए आपको कहा सीधे से याद करिएगा। शुक्राणु बनने के बाद जिस कोशिका में जाते हैं सबसे प्रथम बार, उस कोशिका नाम है, उस नली का नाम है रीड टेस्टिस। उसके बाद थोड़ा शुक्राणु और आगे बढ़ेंगे। जब वो आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद जिस नली में जाएंगे, नली उसका नाम क्या है? शुक्रवाहिका। फिर वही नली और आगे बढ़ेगी तो बदल जाती है किसमें? ये है क्या? अधिवृषण। अधिवृषण में जाएंगे शुक्राणु, फिर अधिवृषण से होते हुए फिर और आगे बढ़ेंगे और जाके कहाँ पहुंच जाएंगे? शुक्रवाहिनी में। ये शुक्रवाहिनी है कहाँ? मूत्राशय में। तो मूत्राशय में जाके ये खुलता है शुक्रवाहिनी। वहां पहुंचेगा तो इसे स्पर्म यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ ऊपर चढ़ेंगे, तब जब यहाँ पहुंचेंगे सीधा एकाएक झटके से छूट जाएंगे वो। ये आपको सिस्टम है कि शुक्राणु किस किस नली से कैसे कैसे होगी। पहले रीड टेस्टिस आएगा, फिर शुक्रवाहिका आएगा, फिर अर्धवृषण आएगा, फिर शुक्रवाहिनी। फिर वो शुक्रवाहिनी कहाँ जा रहा है भैया? मूत्र मार्ग में, मूत्राशय में। तो ये इसका सिस्टम था। आपको उम्मीद है पूरी चीज समझ में आए। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आया होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, फिर उसको देखेंगे कि हाँ कहाँ कमी रहेगी, उसको फिर दूर करेंगे। धन्यवाद।